सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा पर बात करेंगे। तो साथियों, एचसीएफ और एलसीएम को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अपवर्तक क्या है और अपवर्त क्या है। अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी कहते हैं, इसी को फैक्टर भी कहते हैं। अब देखिए, हम नंबर सिस्टम में इस पर बात कर चुके हैं गुणनखंड पर कि किसी संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं उसका जो है गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। जैसे हमने लिखा 24 के अपवर्तक या गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 है। इसी तरह से हमने 36 के अपवर्तक को लिखा, 36 के अपवर्तक को लिखा तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। अब जो है इन दोनों के अपवर्तकों में देखिए समान अपवर्तक कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें समान अपवर्तक की तो इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर 12 है। अब साथियों, इसको हम लोग समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक, इसी समापवर्तक को हम लोग सार्व गुणनखंड भी कहते हैं। इसी को हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं, या इसको सार गुणनखंड को कॉमन फैक्टर। सीटेट वाले एग्जाम में सार गुणनखंड शब्द बहुत प्रयोग होता है समापवर्तक की जगह। आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे तो वहां आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें सार गुणनखंड, सार्वगुणज, ये सब पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सार गुणनखंड हो गए। अब इन में जो सबसे बड़ा है, जैसे 12 सबसे बड़ा है, ये सब क्या है? समापवर्तक है। इनमें सबसे महत्तम, सबसे बड़ा मीन्स महत्तम, जो सबसे बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ये क्या है? सबसे बड़ा समापवर्तक, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। इसी को हम लोग कहेंगे महत्तम समापवर्तक। तो साथियों, हम समझ रहे हैं कि आपको महत्तम समापवर्तक की अवधारणा समझ में आ गई। अब हम देखेंगे अपवर्त क्या होता है, समापवर्त क्या होता है और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपवर्त की। अच्छा, अपवर्तक में एक चीजें जानते रहिए और कि प्रत्येक संख्या
स्वयं का अपवर्तक होती है, स्वयं का गुणनखंड होती है, और एक को यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, एक सबका गुणनखंड होता है, सबका अपवर्तक होता है। अपवर्त, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त क्या होता है? खुद वही संख्या होती है। अपवर्त साथियों, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं को विभाजित करती है वो उसकी अपवर्त कहलाते हैं। जैसे हमको 2 का अपवर्त लिखना है, तो 2 के अपवर्त 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, इनकी संख्या अनंत होती है, और सबसे छोटा अपवर्त स्वयं वही संख्या होती है। अब जैसे हम 5 की अपवर्त लिखें, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये 5 के अपवर्त हो। अब इन सब में हमको समापवर्त देखना है। समापवर्त मीन्स जो दोनों में हो। तो देखिए सबसे पहले हमको 10 मिलेगा, 10 के बाद फिर 20 मिलेगा, 20 के बाद फिर 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, इस तरह से समापवर्त मिलेगा। इनसे जब आगे बढ़ेंगे, अब साथियों समापवर्त को हम लोग सार्वगुणज कहते हैं। अब सबसे छोटा जो सार्वगुणज होगा, सबसे छोटा जो समापवर्त होगा, वही होगा हमारा लघुत्तम समापवर्त। सबसे छोटा समापवर्त, या कह सकते हैं सबसे छोटा सार्वगुणज। क्या हो जाएगा? वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। ये हमारी अवधारणा रही लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त तक की। अब हम एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे। हम एक कॉलम बनाते हैं, कुछ कॉलम बनाते हैं संख्याओं के। ये देखिए हमने कुछ कॉलम बनाए हैं। इसमें हमने जैसे पहली संख्या लिया 10, दूसरी संख्या लिया 15। अब साथियों 10 और 15 का हम लसा और मसा निकालेंगे। तो लसा जो है निकालने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे छोटी संख्या होगी इन दोनों से विभाजित होगी वही लसा होता है। उसके लिए हम 15 का जो है गुणज देखते हैं। जैसे 15 है, 15 10 से नहीं विभाजित होगा। अगर विभाजित होता तो 15 ही लसा हो जाता। 15 दूना 30, 30 10 से विभाजित है तो लसा हो गया 30। मसा के लिए हम इसका विभाजक लेते हैं। अगर ये इसको विभाजित कर देगा तो यही मसा हो जाएगा। ये नहीं करेगा, इसका विभाजक दूसरा लेंगे। 5 देखिए 10 को विभाजित करेगा तो 5 दोनों को विभाजित करेगा। अब 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो दोनों को विभाजित करेगी, तो मसा 5 हो गया। अब हम लसा गुणे मसा अगर निकालें तो देखिए 150। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकालें, ये देखिए 150। अब इसी तरह से हम दूसरी संख्या लेते हैं। हमने लिया 12 और हमने दूसरी संख्या 16 ले लिया। अब देखिए 12 16 का लसा निकालने के लिए 16 का गुणज लीजिए। 16 कटेगा नहीं 12 से, 32 नहीं कटेगा, 16 48 कट जाएगा, तो लसा हो गया 48। मसा निकालने के लिए छोटी वाली संख्या का गुणज लीजिए। अगर ये इसको विभाजित कर देती तो यही मसा हो जाती। 12 नहीं विभाजित करेगा, 12 का अपवर्तक लीजिए 6। 12 का सबसे बड़ा अपवर्तक, सबसे बड़ा गुणनखंड 12 के बाद जो है 12 को छोड़ करके 6 है। तो 6 देखिए इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा।
और नीचे आइए, 4 ले लीजिए, 4 12 को 16 को विभाजित करेगा, इसका मसा हो जाएगा 4। अब 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों को विभाजित करे। चलिए अब हम लसा गुणे मसा निकालते हैं। 48 गुणे 4, 4 8 32, 4 चौक 16 3 19। इसका गुणा करेंगे इसमें, 16 दूना 32 और 1 के 16 3 19, ये आ गया। एक और चेक करते हैं। हमने मान लीजिए 20 ले लिया, दूसरी संख्या 25 ले लिया। 25 नहीं विभाजित होगा 20 से, तो 25 दूना 50 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 100 लसा 100 हो गया। मासा निकालने के लिए इसका गुणज लीजिए, 20 का गुणज 10 है सबसे, 20 के बाद, 20 से मतलब छोड़ के 20 का सारी गुणज नहीं, अपवर्तक, इसका अपवर्तक 10 है। 10 नहीं इसको विभाजित कर पाएगा। 5 पे जाइए तो 5 20 को 25 को कर दे रहा है, तो मासा हो गया 5। अब लसा गुणे मासा करेंगे, 500 बार पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, 25 शून्य शून्य 25 दूनी 5। इस तरह से साथियों हम जितना भी एग्जाम्पल लेंगे सब में देखिए हमको क्या मिल रहा है कि लसा गुणे मसा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आ रही है। तो हम इस तरह से एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये जो है हमें एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट, एक परिणाम मिल गया कि लसा मसा का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों एक बहुत छोटा क्वेश्चन लसा मसा से एग्जाम में कभी पूछ दिया जाता है कि आप भिन्न दे दी जाएंगी, भिन्नों का हमको लसा निकालना रहेगा और फिर हमको भिन्नों का मसा निकालना रहेगा। तो क्या करेंगे, जो हमको निकालना रहे वही अंश का निकाला जाता है। लसा निकालना है तो अंश का लसा, अंशों का लसा बटे हरों का मसा। इसमें मसा निकालना है तो हो जाएगा अंशों का मसा बटे हरों का लसा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं भिन्न का। अब हमको कुछ जैसे भिन्न का देखते हैं। एक है 14 बटे, एक क्वेश्चन है भिन्न का 14 बटे 33, 14 बटे 33, 42 बटे 55, फिर है 21 बटे 22। इसका हमें मासा निकालना है। तो साथियों क्या करेंगे, अंश का मासा निकालेंगे। हमें 14 42, देखिए इन सबको क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में मौखिक कर सकते हैं बिना कॉपी कलम के। 14 42 21 का मासा निकालना है। सबसे छोटा देखिए कौन है, 14। अगर 14 ही तीनों को विभाजित करता तो यही मासा हो जाता, नहीं कर रहा। आप 14 का 14 से छोटा अपवर्तक लीजिए, गुणनखंड लीजिए, तो 14 से छोटा जो इसको विभाजित करने वाली संख्या है 7। अब आप देखिए 7 दूना 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, तो अंशों का मसा हो गया 7। अब हमें हरों का लसा निकालना है। ये 33 है और ये 55 है।
ये 55 है, ये 22 है, इसका लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए साथियों ये देखिए इन सब में 11 कॉमन है। अगर हम 11 बाहर ले लें तो यहाँ बचेगा 3, 5, 2, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूना 22। अब इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप सीधे गुणा करिए। 5 दूना 10, 10 3 30, 30 में 11 का गुणा कर लीजिए। 30 में 11 का गुणा करेंगे तो 330 हो जाएगा। ये आपका 11 गुणे 30, 330 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। हमने क्या निकालना, हरों का लस अंशों का मस। तो साथियों इस तरह से बहुत आसानी से बिना कॉपी कलम के आप, बिना कॉपी कलम के मतलब मिनिमम कैलकुलेशन से लस मस का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं भिन्न वाला। लस निकालना है इस बार। ये क्वेश्चन है 11/14 11/14 है, 55/42, 55/42, 33/35, 44/63। इसका हमको लसा निकालना है। अब साथियों लसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो निकालना रहता है वही अंश का निकालते हैं। अंशों का लस मतलब 11, 55, 33, 44 इन सब का लस निकालेंगे। और 14, 42, 35 है, 14, 42, 35, 63 इन सब का मस निकालेंगे। चलिए इन सब का लस निकालने के लिए पहले देखिए कॉमन सब में क्या है। 11 कॉमन है, 11 के 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 6 44। अब देखिए इन सब में अब कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, सीधे गुणा करिए। 5 3 15, 15 चौके 60, 11 छक्के 66, लस हमारा आ गया 660। अब इन सब का हमको मस निकालना है। मस निकालने के लिए देखिए कौन संख्या सबसे छोटी है, 14। 14 से सब विभाजित नहीं हो रहा है। 14 से 14 से छोटा गुणनखंड लीजिए, वो 7 है। 7 देखिए सबको विभाजित कर रहा है, इन सब का मस 7 हो गया। ये हो गया 660/7, यही हमारा आंसर हो गया। ये इन भिन्नों का लस है। तो साथियों इस तरह से हम लोग भिन्नों का लस और मस ज्ञात करते हैं। अब हम जो एक फार्मूला अभी देखे हैं उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लस मस 1920 और 16 है। दो संख्याओं का लस व मस क्रमशः 1920 व 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों हमने क्या पढ़ा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर लस गुणे मस। पहली संख्या क्या है 128, दूसरी कुछ मान लीजिए यक्स है, लस है 1920, मस है 16। यक्स बराबर 1920 गुणे 16 बटे 128, 16 अट्ठे 128 होता है। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 शून्य 16। ये हमारा दूसरी संख्या आ गई। इस तरह से हम लोग इस टॉपिक पर क्वेश्चन करते हैं। अब साथियों एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 24 को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब साथियों 8, 12, 24 अगर संख्याओं में कोई किसी संख्या का गुणनखंड रहे उसका कोई काम नहीं रहता। तो यहाँ 12 को रिजेक्ट मारिए, 12, 24 का एक गुणनखंड है। अब हमारा काम सिर्फ 8 और 12 से होने वाला है। अब इसको पूरा पूरा विभक्त होना है। आप ध्यान से देखिए, 24 खुद 8 से पूरा पूरा विभक्त हो रहा है, तो 24 ही आंसर हो जाए। वह छोटी संख्या 24 ही है जो 8, 12, 24 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए। अब अगर इसी में हम थोड़ा और एक संख्या बढ़ा दें, 8, 12, 18, 24, अब अगर हमें काम कर लें, तब देखिए 12 को रिजेक्ट मारिए। अब 18, 8 और 24 की बात है, 24 का गुणज लीजिए, 24 दूना 48 नहीं कटेगा 18 से, 24 तियां 72, 72 देखिए 8, 9, 72, 18 चौक 72, 24 तियां 72। अब हमारा आंसर 72 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कम से कम कैलकुलेशन में प्रश्नों को हल करेंगे, नहीं तो परीक्षा में टाइम बहुत कम रहता है। ये क्वेश्चन देखिए साथियों, 0 और 6 का मस कितना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग मस जो है प्राकृतिक संख्याओं का निकालते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में 0, 6, 3, 0 है, 6 है, 3 है और अपरिभाषित है। यहाँ पे आंसर जो है वो अपरिभाषित होगा। शून्य और किसी संख्या का मस जो होता है क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इतना ही रखते हैं। कल हम लस और मस के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आज तो सिर्फ अवधारणा पे हम लोग बात किए हैं, कुछ थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन किए हैं उस पर आधारित।